हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में अगला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, ओके, गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आप गवर्नमेंट को दो तरह से आप डिवाइड कर, एक तो आप देख सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात कर सकते हो आप, और दूसरा आप बात कर सकते हो टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो आपके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये तीन है आपके कंपोनेंट। और टीयर की बात करूं तो ये भी 3 टीयर होता है। 3 टीयर कौन कौन से होता है? फर्स्ट इज लोकल बॉडी, जो सबसे नीचे होता है, देन स्टेट, एंड देन सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? सेंटर। ओके, तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। एक और टर्म आप फेमिलियर होने चाहिए, तो वो टर्म है फेडरल। फेडरल टर्म का मतलब क्या है? फेडरल टर्म को भी हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो वो है जब हम कंपोनेंट के टर्म में समझेंगे। जैसे आप ये देखो कि इस टर्म में अगर आप समझो कि कंपोनेंट के टर्म में अगर हम समझो इस चीज को, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, और दूसरे फॉर्म में अगर आप फेडरल को समझो तो वो हो सकता है सेंटर एंड स्टेट के अंदर डिवीजन जो है पावर की, उसको अगर हम बात करें तो वो क्या है? फेडरल सेटअप है। ओके, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं, और वो किसका पार्ट होगा? वो फेडरल सिस्टम का पार्ट होगा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से आता है तो कैसे किया जा सकता है वो मैं बताता हूं। वेल, इससे ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप पॉलिटिकल व्यू अपना रखिए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस तरीके की चीजें यहां पे आएंगी। ओके, तो देखिए क्या बात कर सकते हैं। कह सकते हैं हम लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। देखो यहां पे जुडिशरी नहीं लिया हुआ है, क्योंकि देखो आपको एक और चीज यहां पे क्लियर होना चाहिए। देखो, आपको बताया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की बात करो ना सेंटर और स्टेट में, तो ये तो फेडरल सेटअप को फॉलो कर रहा है सेंटर एंड स्टेट में। और जुडिशरी की अगर बात करो ना तो इस तरीके से सेंटर, ठीक है, आप इस तरह ये जो है ना सबसेट हो जाता है, ठीक है, स्टेट। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। यानी स्टेट के, यानी ये जो स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होंगे ना वो अंडर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। लेकिन आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर चीफ मिनिस्टर नहीं होता। ओके, तो यहां पे इसलिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर की बात करी गई है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आगे बात करोगे, दो सेंटर एंड स्टेट्स आर सुप्रीम इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, द मैक्सिमम हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। ऑब्वियस ही बात है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहां पे बात कर सकते हैं, हार्मोनी की बात कर रहे हैं। ओके, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलॉबरेट प्रोविजंस टू रेगुलेट the various dimensions of the relations between center and the state। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 11 में है। ओके, पार्ट 11 में आप देखोगे वो बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स की। ओके, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग ढंग से समझ लेते हैं। ओके, बॉडी पार्ट में देखो आप किस तरह से लिखोगे वो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में जैसा कि आपको बताया था 3 तरह के पावर की आप बात करोगे। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करोगे, ये पावर है लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर। ओके, तो ये 3 रिलेशंस आपने यहां पे बताए। ओके, और उसके
बारे में जानते जानते हम लोग क्या करेंगे, सेंटर और स्टेट को समझेंगे कि उनकी रीच कहां तक है। अगर लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो ये 4 फैक्ट यहां पे आपको बताए गए हैं, जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अभी करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करिए तो हम 6 डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, और फाइनेंशियल में भी 4 डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। वन बाय वन मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, और लेजिस्लेटिव रिलेशन में भी सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम लोग बात कर लेते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ओके, तो देखते हैं कि उसके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिख दो तो वेल एंड गुड। ओके, जितना आप यूज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल उतना आप यूज करिए। ऑलराइट, तो यहां पे देखो फैक्ट क्या है, यहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसका तथ्य आपको समझा देता हूं। देखो, पार्लियामेंट जो है वो उसको पावर है कि इंडिया के किसी भी टेरिटरी में वो लॉ बना सकती है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव का क्या काम है, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर का की अगर मैं बात करूं, वो स्टेट के मतलब उस स्टेट के पर्टिकुलर कहीं पे भी लॉ बना सकती है। ओके, तो ये दोनों चीज तो क्लियर हो गई। अब आपको समझने वाली बात यहां पे ये आई कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, ओके, तो ये देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑलराइट, तो देखो इंडिया में सपोज करो ये है बिहार, ओके, और इंडिया के अंदर ही तो आ रहा है बिहार। दैट मीन्स इंडिया को, पार्लियामेंट को क्या पावर है, पार्लियामेंट को पावर है वो बिहार एज वेल एज इंडिया, ओके, दोनों में क्या है, लॉ बना सकती है। वाइल बिहार को क्या पावर है, बिहार को पावर है वो बिहार के अंदर लॉ बनाए। ठीक है ना, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर मिली है। इसके बाद बात क्या करी गई है, देखो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, अगर मैं इसको पढ़ दूं आपके लिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। इसके बाद एक और बात है, इसके बाद इस बात को भी आप ध्यान रखना, पार्लियामेंट एलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है, यानी वो टेरिटरी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, ओके, यानी टेरिटरी से थोड़ी दूर। ओके, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब आप समझ सकते हो, ये समुद्र की अगर आप बात कर लो, सपोज करो समुद्र से कोई भी, जैसे समुद्र है ना, सपोज करो कि वहां से पानी थोड़ा खत्म हो जाता है और वहां पे एक टापू, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आ जाता है, और इंडिया उस पर अगर क्लेम करे तो उस पर लॉ बनाने का काम किसका है, उस पर बस इंडिया ही लॉ बनाएगी, ना कि कोई स्टेट क्लेम करने लग जाए कि ये हमारा है। ओके, तो इस तरीके से बात करी गई है, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन उसको बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो ये आप 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हो यहां पे, और 7th शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 की बात करता है। ऑलराइट, आपको पता होगा कि लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है कंकरेंट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 है आपका कौन सा, स्टेट लिस्ट। ओके, अगर लिस्ट 1 की बात करें तो इसमें लॉ बनाने का अधिकार किसको है, इसमें लॉ बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को, और कंकरेंट लिस्ट की बात करो तो इसमें पार्लियामेंट को प्लस में स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का अधिकार है, और जो भी लिस्ट 3 में है उसमें लॉ बनाने का अधिकार जो है वो स्टेट को है। ओके, तो ये 3 चीजें हो गई, और उनमें से जो चीजें बच गई उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, जो आर्टिकल 248 के अंदर आता है, और बोला जाता है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट नॉट इनुमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। यानी जो बच गया वो क्या कहलाएगा, रेसिडुअरी पावर होगा, उसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि उसमें आप लॉ बनाइए। ऑलराइट, तो समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 की तो लगभग आप देखोगे 100 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर। ओके, और अगर मैं आपको बात करूं तो फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एटसेट्रा, इन सब में मतलब यूनियन लिस्ट में मतलब ये सारी चीजें आती हैं। कंकरेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरली इसमें अभी के हिसाब से 52 सब्जेक्ट्स हैं। मैं अगर एग्जाम्पल दे दूं तो एजुकेशन हो सकता है, लेबर लॉज जो आप देखते हो ना,
तो वो हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, और अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दो तो पुलिस का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, रोडवे का आप एग्जांपल दे सकते हो, हेल्थ का एग्जांपल दे सकते हो, एग्रीकल्चर का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई डिवीजन की। ऑलराइट, इसके बाद और आगे चलते हैं। देखिए, थर्ड जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब देखो यहां पे क्या बात हो गई है, यहां पे बात हो ये है कि पार्लियामेंट को पावर मिल गई कहां पे, स्टेट के अंदर अब पावर मिल गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको जरा समझ लेते हैं। ओके, कि कहां पे पार्लियामेंट को पावर दे दी गई। अभी तक आपने स्टेट लिस्ट में क्या पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट को ही पावर है, पावर मतलब वहां पे लॉ बनाने का। यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे हो रही है पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है स्टेट के अंदर लॉ बनाने का। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिसमें ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे पहले आप बात कर सकते हो व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन। जब राज्यसभा जो है, ओके, तो आपको पता है ना कि हमारा जो पार्लियामेंट है बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब आप समझते हो ना, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बाइकैमरल। ठीक है, तो ये देखो अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा अगर 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ कोई एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है, 249 में। ओके, इसको आप मेंशन कर सकते हो यहां पे। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी की बात करो तो फिर नेशनल इमरजेंसी जैसे कि आर्टिकल 352 है ना, यस, आर्टिकल 352 के तहत आप अगर बात करो कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी होता ये है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी में। मतलब फेडरल का मतलब क्या, फेडरल का मतलब है यूनियन और स्टेट के बीच जो पावर्स का डिवीजन होता है ना वो खत्म हो जाता है और बचता क्या है, बस यूनियन ही यूनियन बचता है। और यूनियन को पावर मिल जाती है, यानी पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट के अंदर लॉ बनाए। ओके, तो ये बात करी गई है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल की बात कर सकते हो, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 356, है ना, तो ये बात कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, ये भी एक चीज है। ओके, और ये भी जनरली जो आपको बात करी गई है ये आर्टिकल आई थिंक 252 में बात करी गई है। ओके, किस में बात करी गई है, आर्टिकल 252 में बात करी गई है कि अगर 2 या 3 स्टेट चाहे और सेंटर से रिक्वेस्ट करे कि हमारे मतलब जैसे सपोज करो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई एक लॉ है पर्टिकुलर, वो क्या कर रहा है कि दोनों स्टेट को कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। ओके, तो उस केस में दोनों स्टेट क्या मतलब सेंटर के पास जा सकती है, यानी पार्लियामेंट के पास जा सकती है और कहे कि आप इसके रिगार्डिंग लॉ बनाइए। ओके, तो ऐसा अगर केस है तो फिर आर्टिकल 252 में इसके बारे में बताया गया है। ओके, जब स्टेट खुद चाहे कि हमारे लिस्ट में आकर के आप लॉ बनाइए तो। ओके, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जी हाँ, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट कन्वेंशंस वगैरह हो ना, तो उसके लिए भी स्टेट लिस्ट के अंदर सेंटर इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि यहां पे इंटरनेशनल मुद्दा आ गया है। ओके, तो ये सारी बात हम लोग क्या कर यहां पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात कर सकते हैं, और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, और इससे आप समझ सकते हो ये क्या है, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। यानी सेंटर जो है स्टेट पे कंट्रोल कैसे करती है। ओके, तो आप बात करोगे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज करके, और सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नर। जी हाँ, गवर्नर क्या करती है, बिल्स को पास होने में क्या है कि थोड़ी बहुत, जैसे सपोज करो कि रिजर्व ही कर लिया बिल को। ओके, तो क्या होगा कि स्टेट का तो कोई बिल पास ही नहीं होगा। ओके, तो इस मामले में आप कह सकते हो कि सेंटर जो है एक तरीके से गवर्नर के माध्यम से ओके स्टेट को कंट्रोल करती है। ओके, तो सिंपल ये चीज आपको बता देनी है और आगे बढ़ना है।
ऑलराइट, तो अभी तक हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशंस को देख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें तो यहां पे भी हम 6 मुद्दे देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। ओके, तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट एंड सेंटर की। ऑलराइट, तो इसको जरा समझ लेते हैं। इसकी बात करें तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू एक्सरसाइज इन सच अ वे। कौन कौन से वे बताया गया, देखो, एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप देखो तो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को स्टेट के लॉ, यानी एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और एक स्टेट ने लॉ बनाया, तो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट का लॉ पार्लियामेंट के लॉ को क्या करे, इंटरवीन ना करे। ओके, यानी पार्लियामेंट के जो लॉ हैं उसको इंटरवीन ना करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है पार्लियामेंट के लॉ को, और उसके कारण स्टेट में एक ये भी प्रोविजन है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है या फिर डिफरेंट एक्शंस लिए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा उस स्टेट के ऊपर। ओके, तो इसकी बात करी गई है। ओके, सेकेंड बात करो, सेकेंड क्या बात हो रही है, एज नॉट टू इंपीड और प्रेसिडिज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन स्टेट। जैसे आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर क्या हो सकता है। जैसे सपोज करो कि रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे सब्जेक्ट किसका है, रेलवे सब्जेक्ट बोलोगे सेंटर का है। तो सेंटर का अगर सपोज करो सब्जेक्ट है, क्या रेलवे स्टेट के अंदर नहीं जाती है ना। तो दैट मीन्स स्टेट को यह पावर नहीं है कि उस रेलवे को वो रोकने लग जाए। ओके, या फिर उसमें क्या है, दखल अंदाजी करे। ओके, कि हमारे यहां से रेलवे नहीं जाएगी। सपोज करो कि बिहार सपोज करो ये बोल दे कि हमारे यहां रेलवे नहीं जाएगी फ्रॉम यूपी टू बंगाल। ओके, तो सोचो ऐसा बिहार अगर करती है तो सेंटर क्या हो जाएगी, सेंटर बिहार पे क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। ओके, तो इस चीज को आप बात कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनली इस पे कार्रवाई होगी। ओके, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर में क्या किया है, स्टेट ने इंटरवीन किया हुआ है। ओके, तो आप यहां पे टिल्ट किसकी तरफ देख रहे हो, आप सेंटर की तरफ आप टिल्ट देखोगे। ऑलराइट, चलो इसके बाद क्या बात कर सकते हैं, इसके बाद बात कर सकते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट की। देखते हैं कि इसमें क्या बात हो सकती है। फुल फेथ एंड क्रेडिट की बात करो तो आप एक आर्टिकल ले सकते हो, आर्टिकल 261। वो क्या बोलता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ यूनियन एंड एवरी स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कोई भी लॉ, प्रोसीडिंग्स या फिर समथिंग एक स्टेट पे अगर आपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी पे आपने करा है तो वो थ्रू आउट द इंडिया वो क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया बिहार के अंदर। ओके, और आप सपोज चले जाते हो मुंबई। ओके, आप मुंबई चले जाते हो, क्या वो ड्राइविंग लाइसेंस मुंबई में वैलिड होगा, वो वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि आपका जो बिहार में जो ये ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, ओके, वो थ्रू आउट द कंट्री क्या है, वैलिड है। इसी तरीके से आप कोई भी सर्टिफिकेट ले लो। ओके, आपने 10th 12th पास किया बिहार से। ओके, तो दिल्ली में सपोज करो आप जाते हो, क्या दिल्ली में वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा? जी हाँ, वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 261 ऐसा कह रहा है। ओके, तो समझ गए ना आप चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जुडिशरी की बात कर सकते हो। जुडिशरी अगर एक जगह पे कोई भी एक लॉ बना देना तो थ्रू आउट द कंट्री वो वैलिड हो जाती है। वो भी आर्टिकल 261 कह रहा है यहां पे। ओके, चलिए थर्ड बात कर लेते हैं किसकी, आर्टिकल 262, और वो बात कर रहा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की। देखो वाटर जो है ना बहुत बड़ा एक मैटर है, और वाटर जो है ना बाउंड्रीज को नहीं जानता है ना। तो जैसे सपोज करो गंगा की बात करें, गंगा उत्तराखंड में भी बहती है, यूपी में भी बहती है, फिर बिहार में भी बहती है, झारखंड में भी बहती है एंड बंगाल में भी बहती है।
ओके, तो अब सोचो कि गंगा के ऊपर किसका अधिकार हो, अधिकार होना चाहिए तो सबका होगा। ओके, तो इस तरीके से ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। जैसे कावेरी डिस्प्यूट आपने देखा होगा, ठीक है, कावेरी डिस्प्यूट में आप देखोगे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये लोग क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। ऑलराइट, तो आप इसकी बात कर सकते हो कि यहां पे देखो कि पार्लियामेंट को पावर है, देखो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of waters of or in any interstate river or river valley। यानी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर हो उसमें जुडिशरी का रोल नहीं आपको दिखेगा। वो कौन मतलब यहां पे रूल बनाएगा, यहां पे पार्लियामेंट रूल बनाएगा। ओके, और पार्लियामेंट ही जो आप सुनते हो ना, जैसे कि कावेरी इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल बना दिया गया, तो वो किसने बनाया है, वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। ऑलराइट, यहां पे जुडिशरी का रोल क्या होता है, हटा दिया जाता है। ओके, रोल किसका होता है, पार्लियामेंट के होता है। ठीक है, लेकिन देखो बात यहां पे जस्टिस की हो रही है, लेकिन काम कौन करेगा, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगा एज सच। ओके, तो यहां पे ये बात करी गई है। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद और आप बात कर सकते हो कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर सकते हो। ओके, तो इंटर स्टेट काउंसिल में आप क्या बात करोगे, इंटर स्टेट काउंसिल में जैसे कि प्रेसिडेंट जो है ना, उसको एम्पावर करा गया है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाए, किसके लिए, तो जैसे कि अगर दो स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, ओके, तो उसको देखने के लिए आप इंटर स्टेट काउंसिल की रचना कर सकते हो। ये प्रेसिडेंट को पावर गिवन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के अंदर आ गया। यानी स्टेट के अंदर, यानी सेंटर से स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो, या स्टेट से स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो, तो उस केस में इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जा सकता है। और कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। ओके, तो इस रिलेशंस को आपको समझना है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के तहत। अब नेक्स्ट आप बात करोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या बात हुई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर आप बात करो तो देखो सेंटर के अंदर और स्टेट, ओके, दोनों के पास पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। ओके, जैसे सेंटर की बात करो तो आप यूपीएससी की बात कर सकते हो, स्टेट की बात करो तो आप बीपीएससी की बात कर सकते हो, है ना, और डिफरेंट स्टेट के अपने अपने पीएससी हैं। ऑलराइट, तो ये चीज है। लेकिन यहां पे आप बात करोगे आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस की। ओके, तो वो क्या करता है, तीन ऐसे सर्विसेज हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। ओके, वो क्यों, मतलब आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस बाकी सारे सर्विसेज से डिफरेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये बोथ सेंटर और स्टेट के अंदर काम कर रहे होते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विसेज ऑक्युपाई टॉप पोजीशंस अंडर बोथ सेंटर एंड द स्टेट एंड सर्व देम बाय टर्न्स। ओके, कभी सेंटर के लिए काम करेंगे, कभी स्टेट के लिए काम करेंगे, और दोनों के बीच काम करेंगे। ओके, तो अगर आप बात करो सेंटर और स्टेट के बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने के लिए जो कड़ी का काम करता है ना, तो एक तो गवर्नर को आप जानते हो कि गवर्नर करता ही है, और उसके बाद जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट काम करता है ना, तो वो आप बात कर सकते हो आईएएस की, आईपीएस की एंड आईएफएस की। ओके, आईएफएस मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, तो इन तीन सर्विसेज की बात कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए, बट दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय सेंटर। अब समझिए कि ये जॉब कहां पे कर रहे हैं, स्टेट के अंदर कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूट कौन कर रहा है, ये सेंटर कर रहा है। ओके, तो यहां पे आप बात कर सकते हो कि टिल्ट किसकी तरफ आ गया, टिल्ट अगेन सेंटर की तरफ आ गया। ओके, तो आप देखते जाइए, यहां पे जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सेंटर और स्टेट से रिलेटेड बता रहा हूं, लेकिन आप देखोगे ज्यादातर केसेज में आपको टिल्ट क्या दिखेगा, सेंटर की तरफ दिखेगा। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज की। आपको पता है तीन तरह की इमरजेंसीज होती हैं। ओके, अगर मैं आर्टिकल 352 की बात करूं तो वो होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 की बात करूं तो ये होता है प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 की बात करूं वो होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, हम लोग इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहे क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि किसी भी इमरजेंसी में, इमरजेंसी अगर लगी हो तो इसका सबसे बड़ा रूप आप इस तरह से देखोगे, ये जो फेडरल सिस्टम है ना इंडिया का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी सिस्टम में।
ओके, यानी उस टाइम पे कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहता। फेडरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है, दो तरीके से बताया था। ओके, तो इस तरीके वाला आप समझो कि फेडरल का जो सेटअप है, जो सेंटर और स्टेट के बीच पावर क्या करता है, फिक्स करता है, वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है और पूरी पावर किसके पास आ जाती है, उस पूरी पावर सेंटर के पास आ जाती है। ओके, तो उसको यूनिटरी सिस्टम हम लोग कहने लग जाते हैं। ओके, इमरजेंसी के टाइम पे। ऑलराइट, तो इसकी बात आपको कर लेनी है। यानी यहां पे भी सेंटर का आपको क्या मिलेगा, टिल्ट मिलेगा। ओके, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। ओके, सेंटर यहां पे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। ओके, चलिए, अभी हमने दोनों चीजें देख ली, यहां पे लेजिस्लेटिव देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया। अब किसकी बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। यहां पे हम लोग 4 पॉइंट को डील करने वाले हैं, तो वन बाय वन डील कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रांट इन एड टू द स्टेट। देखते हैं, ग्रांट इन एड की अगर बात करूं तो जनरली दो तरह के ग्रांट होते हैं। ओके, एक तो होता है आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट वो होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसे किसी स्टेट को दिए जाएं, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट। और डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो होता है जब सेंटर का मन करे, यानी सेंटर को लगे कि स्टेट को जरूरत है तो कुछ पैसे क्या किए, उसको दे दिए। ओके, उसको क्या बोलते हैं कि ये सेंटर का डिस्क्रिशन है कि स्टेट को दे दिया। ओके, तो इस तरीके की चीजें आप देख सकते हो। और दोनों केस में क्या मतलब इंपॉर्टेंट है सोचने वाली बात, दोनों केस में आप देखोगे कि सेंटर अपने मर्जी से, ओके, अपने डिस्क्रिशन के साथ स्टेट को पैसे ट्रांसफर करता है। ओके, ये सेंटर ही डिसाइड करता है कि कितने पैसे किस स्टेट को दिए जाएं, यानी बिहार को कितने दिए जाएं, बंगाल को कितने दिए जाएं, कर्नाटक को कितने दिए जाएं और पंजाब को कितने दिए जाएं। ऑलराइट, तो यहां पे बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 275 की बात करें, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक ग्रांट्स टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू द एवरी स्टेट। ये देखिए यहां पे सिंपल बता दिया गया है कि आर्टिकल में ही ये सेंटर को कंपेल नहीं करता कि आप सबको दो, ठीक है, नॉट टू एवरी स्टेट। अगर सेंटर को जैसा लगता है वैसा दे, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट को दे। और डिस्क्रिशनरी तो वैसे ही नाम से डिस्क्रिशनरी है, वो तो सेंटर अपने मर्जी से देगा ही देगा। इसके बाद अन्य ग्रांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, अदर ग्रांट्स। ओके, तो वो भी उसी तरीके का, यानी ग्रांट इन एड की अगर आप बात करो तो वो तो आपको दिखेगा ही कि सेंटर जिस स्टेट को देना चाहेगी उसको देगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। ओके, और हमेशा ये आपको न्यूज में मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात कर लेते हैं जीएसटी की। ओके, तो जीएसटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। और जीएसटी जैसा कि आपको पता होगा वो 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ओके, जीएसटी। ऑलराइट, तो इसमें जो आप बात करोगे सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप में, आप बात कर सकते हो, जो बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या बात करोगे, कंपनसेशन सेस। इसके बारे में थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूं कि है क्या, कि बात ये हुई थी कि जब 2016 में जीएसटी एक्ट आया था, ओके, तो ये बात हुई थी कि जिस दिन से जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है उसके 5 साल बाद तक, ओके, जितना भी लॉस, जैसे सपोज करो पहले तो कोई और सिस्टम था, उसको रिप्लेस करके क्या आ गया, जीएसटी आ गया, है ना। तो सेंटर का स्टेट को यह बोला गया था कि आपको सपोज करो कोई लॉस हुआ है ना, जितना भी लॉस होता है, ओके, हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कितना लॉस हुआ है, यानी आपको कितने पैसे मिल जाने थे जो नहीं मिले, तो उसको 5 साल तक, जैसे एक साल में आपको जितना भी लॉस हुआ, जैसे सपोज करो पंजाब बोले कि सर आप अगर जीएसटी नहीं लागू करते तो मुझे 100 रुपए मिलने थे, लेकिन जीएसटी लागू हो गया तो मुझे 90 रुपए ही मिले, तो 10 रुपए जो है वो सेंटर क्या करेगी, पे करेगी। ओके, इसी तरीके से बिहार बोले कि मुझे मतलब 70 रुपए आने थे लेकिन मुझे 20 रुपए ही आए, तो 50 रुपए कौन पे करेगी, सेंटर पे करेगी। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलते हैं, जो मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला।
ओके, तो अभी कोरोना के कारण अभी प्रॉब्लम आप देखोगे कि सारे स्टेट्स जो हैं सेंटर को मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि आप जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं दे रहे हो। इसके पीछे रीजन ये भी है कि कोरोना टाइम में सेंटर के पास खुद पैसे नहीं आए और सेंटर ने क्या किया है, प्रॉमिस किया हुआ है कि स्टेट को वो पैसे देंगे, और सेंटर के पास क्योंकि खुद ही पैसे नहीं देंगे तो सेंटर कैसे स्टेट को दे देगा। ओके, तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है। ओके, तो चलो ये तो करंट का इशू था, लेकिन आप यहां पे जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात कर सकते हो। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ओके, चलिए इसके बाद जीएसटी काउंसिल के बाद अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसा कि आपको पता है, और ये किस में आता है, आर्टिकल 280 के तहत आता है। प्रेसिडेंट इनको रिक्रूट करती है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ओके, जनरली 5 साल के लिए इनको रिक्रूट करा जाता है। ओके, और ये क्या है, प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल कमीशन एज अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये कैसा है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी जुडिशरी नहीं है ये, ठीक है, क्वासी है, हाफ जुडिशरी है। ओके, ठीक है ना। चलिए अब यहां बात कर सकते हो एलोकेशन ऑफ सर्टेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो इसकी बात कर सकते हो। डेवल्यूशन ऑफ जो होते हैं ना रेवेन्यू, ओके, तो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो आप बात कर सकते हो, जो भी रेवेन्यू है सरकार की, ओके, उसको सेंटर और स्टेट के बीच क्या करना है, डिवीजन करना है। ओके, समझ गए ना। देखो यहां पे दो चीजें आप ना इस तरीके से बात करना, टेक्निकली हम बात करते हैं। एक होता है कि वर्टिकल डिवीजन और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। इसको समझना आप। वर्टिकल डिवीजन मींस क्या, वर्टिकल मींस सेंटर देखो यहां पे है और उसके नीचे क्या है, स्टेट है, और स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। समझ में आ रहा है। तो ये देखो सेंटर टू स्टेट जो गया उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, और स्टेट टू स्टेट जो गया है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। यानी फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, फाइनेंस कमीशन का काम है कि सेंटर वर्सेज स्टेट, यानी इस बार अगर 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो कितना परसेंट स्टेट को मिला है, सारे स्टेट को। ओके, तो आप देखोगे सारे स्टेट को 41% मिला हुआ है, और उसी 41% में डिवीजन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को। ऑलराइट, तो समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन की आप बात कर सकते हो। इसके बाद आप बात करोगे इमरजेंसीज की, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने इमरजेंसीज के बारे में, लेकिन यहां पे क्योंकि फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिलेशन की बात हो रही है, तो आप बात करोगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। और वैसे तो आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ओके, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे आप ये देख सकते हो कि स्टेट को सेंटर क्या कर सकती है, कंपेल कर सकती है कि आप कहीं पे भी उल्टे सीधे खर्च मत करिए, और किसी भी खर्चे से स्टेट को सेंटर क्या कर सकती है, रोक सकती है। इवन आपको पता है कि एक ही कंडीशन है जब जुडिशरी के भी जो भी सैलरी है ना उसमें कमी करी जा सकती है, वो कौन सा है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके, तो आप इस तरीके से बात यहां पे कर सकते हो। ओके, कि सेंटर क्या करेगी, कंपेल कर देगी स्टेट को किसी भी फॉर्म में कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से सेंटर क्या करती है, कंट्रोल करती है स्टेट के ऊपर। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या समझ में आया वो हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए कंक्लूजन में क्या बात कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कंक्लूजन में आप सिंपली जो भी आपने पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप लिखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप की फेडरल सिस्टम की बात करता है, वो क्वासी फेडरल की बात कर सकता है, यानी प्रॉपर फेडरलिज्म की बात नहीं करता। यानी एक क्लियर डिवीजन नहीं है सेंटर और स्टेट के बीच, एक क्लियर डिवीजन नहीं है। ओके, क्लियर डिवीजन नहीं दिखेगा आपका। ओके, यहां पे क्या है कि सेंटर को ज्यादा पावर मिल गई है, किससे, स्टेट से। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वासी फेडरल। कुछ टाइम पे ये फेडरल दिखेगा और कुछ टाइम पे क्या दिखेगा, यूनिटरी दिखेगा, तो उसी को बोलोगे क्वेसी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट। एग्जाम्पल अगर देना चाहो इमरजेंसी और जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं 3, 4, 5 एग्जाम्पल यहां पे दे सकते हो, है ना। इस तरीके से बात करेंगे। कंक्लूजन में बात कर सकते हो रोल ऑफ प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, नीति आयोग की, फाइनेंस कमीशन की, किस बारे में क्या रोल प्ले कर सकते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन और अदर बॉडीज। ओके, वो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, दो देखो टिल्ट भले ही यूनिटरी साइड हो जाता हो,
फेडरलिज्म का थोड़ा बहुत, ओके। लेकिन स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को बचाने की जो रोल है वो किसको है? वो प्रेसिडेंट ऐसा रोल प्ले कर सकता है, गवर्नर का ऐसा रोल है, नीति आयोग का रोल है, फाइनेंस कमीशन का ऐसा रोल है, ओके। तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सेंटर बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाए स्टेट से, ओके, और स्टेट के पास कोई ऑटोनॉमी रहे ही ना, ओके। यानी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को आपको बचा के चलना है, ओके। यहां पे आप बात कर सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, ठीक है, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके। एक स्टेटमेंट में, मतलब एक सेंटेंस में आप इसको लिख सकते हो, ओके। सरकारिया कमीशन के कोई एक स्टेटमेंट जो कि आपको यहां पे क्या लगता है, रेलेवेंट लगता है, जैसा कि आपने आंसरिंग करी है, ओके, तो वो आप लिख सकते हो। इसके बाद इन द लास्ट आप बात करिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये वर्ड जरूर आपको यूज कर लेना है, ओके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो सारी चीजें जो चल रही है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ओके, तो इसका जो पॉजिटिव पक्ष जो आप देख सकते हो ना, वो यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आपको प्रमोट करना है। यानी यहां पे जो जो टसल है ना, कि सेंटर चाह रहा है कि मैं बड़ा और स्टेट कह रहा है नहीं जी आप इतने बड़े कैसे, ओके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, सेंटर को स्टेट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इंडिया को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर विकसित कंट्री की तरफ लेकर के जाना चाहिए। तो इस तरह का आपका कंक्लूजन